नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता के क्रियान्वयन में भारतीयों को सार्वजनिक प्रशासन की अच्छी प्रशिक्षीय पृष्ठभूमि प्रदान की गई थी, विवेचना कीजिए। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ समझाइए और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर एक स्वायत्त शासी सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय संयुक्त समिति ने इंग्लैंड की संसद के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंदर प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपनी परिभाषित क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे और उसमें वह केंद्रीय शासन एवं विधानमंडल में अधिकांशतः स्वतंत्र होंगे। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी और उनके संबंध में उपबंध भी किए गए थे। 1919 के अधिनियम में प्रांत जो द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की गई थी, अब उसे पूर्ण तरह समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया था और साथ ही गवर्नर की कार्यकारी परिषद और उनके सदस्य भी समाप्त कर दिए गए थे। अब केवल मंत्रिमंडल का शासन था जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्त शासन की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला आता है, प्रांतों को पुनः सीमांकन किया गया था, शक्ति का विभाजन किया गया था, उत्तरदायी मंत्रिमंडल बनाया गया था, विधानसभाओं का विस्तार किया था, गवर्नर की शक्तियां सीमित की गई थी, गृह सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो गया था। 1935 में प्रांतों को पुनः सीमांकन करना। इस अधिनियम के अंतर्गत ऊबड़ खाबड़ प्रांतों के स्थान पर नए एवं व्यवस्थित ढंग से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था। मुंबई के सिंधी प्रदेश को अलग करके सिंधी प्रांत बनाया गया था। इसी प्रकार दक्षिण में मद्रास में उड़िया लोगों के क्षेत्र को अलग करके उड़ीसा प्रांत बना दिया गया था। सीमा प्रांत को भी गवर्नर का प्रांत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस प्रकार प्रांतों की एक सुव्यवस्थित संरचना की गई थी। अब पूरे भारत में 11 प्रांत बन गए थे और उनमें से मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा एवं सिंध प्रमुख हैं। फिर आता है शक्ति का विभाजन। केंद्र एवं प्रांत के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। सभी विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। इसमें प्रतिरक्षा, मुद्रा, वित्त, आयकर, विदेशी मामले आदि सम्मिलित महत्वपूर्ण विषय थे। फिर आती है प्रांतीय सूची। इसमें 54 विषय रखे गए थे, जिनके में प्रमुख हैं कानून व्यवस्था, जंगल, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई और शिक्षा। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। इसमें 36 विषय रखे गए थे और यह हैं श्रमिक कल्याण, समाचार पत्र आदि। प्रांतीय सूची में जितने भी विषय थे सामान्य तौर पर उनके संबंध में प्रांतीय सरकार पूर्णतः स्वायत्त शासी थी। विषयों का विभाजन संविधान की ओर से हुआ था। प्रांतीय सरकार के मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। फिर आता है उत्तरदायी मंत्रिमंडल। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भेद समाप्त कर दिया था। सभी विषयों के संबंध में कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल को सौंप दी गई थी। मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने से मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक था। इसी तरह पहली बार प्रांतीय स्तर पर एक संपूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। विधानसभाओं का विस्तार। प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार कर दिया गया था। इनकी संख्या
मतलब जो सदस्य संख्या है वह बढ़ा दी गई थी। कुछ बड़े प्रांतों में तो यह सदस्य संख्या बढ़कर 250 तक कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक कर दी गई थी। यह प्रांत थे बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मुंबई। निम्न सदनों को प्रांतीय सभा एवं उच्च सदनों को प्रांतीय परिषद कहते थे। इसमें प्रांतीय सभा के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किए जाते थे। मताधिकार अधिक लोगों को दे दिया गया था, परंतु निर्वाचन अभी भी सांप्रदायिक आधार पर होता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसको कार्यपालिका पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया था। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। फिर आते हैं गवर्नर की शक्तियों को सीमित करना। 1919 के अधिनियम की तुलना में अब गवर्नर की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। उस समय प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांट दिया गया था और आरक्षित विषयों का दायित्व सीधे गवर्नर और उसकी परिषद पर छोड़ दिया गया था, परंतु अब गवर्नर पर किसी भी प्रांतीय विषय का उत्तरदायित्व नहीं था। सभी विभाग मंत्रियों के अधीन कर दिए गए थे और सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर को मंत्रियों के विभाग में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। गृह सरकार का हस्तक्षेप समाप्त। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार कि किसी भी विषय में गृह सरकार की अनुमति का हस्तक्षेप भी समाप्त कर दिया था। पहले कई विधेयक गृह सरकार की अनुमति के लिए रोके जा सकते थे या आरक्षित विषयों के संबंध में गृह सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती थी, परंतु 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार के क्षेत्र में गृह सरकार का सामान्य हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई थी या शासन की स्थापना कर दी गई थी और कहा गया था कि प्रांतों को स्वराज प्रदान किया गया है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन। गवर्नर प्रांत का प्रमुख एवं सर्वोच्च शासक गवर्नर था। गवर्नर की नियुक्ति ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट द्वारा भारत सचिव के परामर्श पर 5 वर्षों के लिए की जाती थी। अब उसका संबंध गृह सरकार से नहीं रहा। गवर्नर को कार्य करने के लिए 3 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। पहला, वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। दूसरा, वह व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। ऐसे समय उसे अपने मंत्रिमंडल से परामर्श लेना आवश्यक था, पर उस परामर्श को मानना या ना मानना उसकी अपनी निजी इच्छा पर निर्भर करता था। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने में, रियासतों के राजाओं के अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने आदि अन्य कुछ विषयों में वह मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तीसरा, मंत्रियों के परामर्श से वह कुछ विषयों का संचालन कर सकता था। इसी क्षेत्र में केवल उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रावधान था। गवर्नर के कुछ विशेष व्यापक अधिकार थे। वह अध्यादेश जारी कर सकता था। संवैधानिक संकट के समय मंत्रिमंडल को और व्यवस्थापिका को भंग करके संपूर्ण शासन अपने अधिकार में ले सकता था। उससे मंत्री के परामर्श की अवहेलना कर उसे निरस्त कर कार्य करने का निषेधाधिकार भी प्राप्त था। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व थे। इसके अंतर्गत वह मंत्रिमंडल के कार्यों में विघ्न भी डाल सकता था। अब आती है कार्यकारिणी एवं मंत्रिमंडल। प्रशासन में सहायता करना, सहयोग के लिए गवर्नर के लिए अधीन मंत्रिमंडल था। गवर्नर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अपनी स्वेच्छा से चुन सकता था। इनको मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता था। वे अपने पद पर तब तक रह सकते थे जब तक गवर्नर उसको रखता था, गवर्नर चाहे। गवर्नर व्यवस्थापिका के उन्हीं सदस्यों को मंत्री बनाएगा जिन्हें व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। भिन्न प्रांतों में मंत्रियों की संख्या भिन्न भिन्न थी और मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। फिर आते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका। मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, इन 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका के 2 सदन रखे गए थे। कहाँ कहाँ? मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में। द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। प्रथम सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा गया।
कुछ प्रांतों में एक ही सदन रखा गया था जिसे विधानसभा कहा जाता था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर 5 वर्षों के लिए होता था। विभिन्न प्रांतों के सदस्यों की संख्या प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित थी। विधान परिषद के कुछ सदस्य गवर्नर जनरल हैं उसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, शेष जनता के द्वारा निर्वाचित थे। प्रति तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य पृथक हो जाते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति 6 वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता था। व्यवस्थापिका के सदस्य एवं मतदाताओं की योग्यता कम कर दी गई थी, जिससे मतदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हो गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका को प्रांतीय सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, परंतु गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त होने तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता था। गवर्नर किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के विचार के लिए लौटा भी सकता था। वार्षिक बजट, आय व्यय विवरण के विषय में काट छाट करने का अधिकार व्यवस्थापिका के सदस्यों को था, किंतु गवर्नर जो था उससे विशेष अधिकार द्वारा उन सभी की पूर्ति कर सकता था। इस प्रकार राजस्व कम से संबंध में व्यवस्थापिका के अधिकार अत्यंत सीमित थे। अनेक मदों पर सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था। जिन मदों पर अधिकार था उनको भी गवर्नर अमान्य कर सकता था। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। उनको सरकार की नीतियों की अवहेलना करना तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। मंत्रिमंडल अपने कार्य एवं नीतियों के प्रति विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, परंतु गवर्नर को विधानसभा के संबंध में व्यापक और असीमित अधिकार थे। विधानसभा को निश्चित अवधि के पूर्व भंग कर सकता था और प्रांत का शासन अपने हाथों में ले सकता था। किसी भी विधेयक पर वाद विवाद रोक सकता था। किसी भी पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देकर उसे कानून बनने से रोक सकता था। वास्तव में गवर्नर पर विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं था। फिर आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन। सन 1935 के अधिनियम के संघ वाला भाग तो कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था, परंतु पहली अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वायत्त शासन प्रारंभ कर दिया गया। सन 1936 से 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए और कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम एवं पश्चिम उत्तर प्रांत में अपने मंत्रिमंडल बनाए। इन्होंने जनहित में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल और जनता की राय के बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इस पर कांग्रेस ने रुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्य घोषित करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने संतोषजनक उत्तर न आने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। प्रांतीय स्वायत्तता की समीक्षा। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्राचीन स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई थी। अब प्रांतों में कोई सुरक्षित विभाग नहीं थे। सभी विषय विभाग मंत्रियों के अधीन थे। प्रांतों की व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिमंडल को पूर्ण उत्तरदायी बना दिया गया था, परंतु व्यवहार में इस प्रांतीय स्वशासन में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। गवर्नर को अनेकों उत्तरदायित्व और व्यापक असीमित विशेष अधिकार दिए गए थे। इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह शांति एवं व्यवस्था की ओट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण की आड़ में आपातकाल की घोषणा कर प्रांतों का समस्त शासन अपने हाथों में ले सकता था। प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण शक्ति थी। विधेयकों के विषय में भी गवर्नर के विशिष्ट अधिकार थे। गवर्नर को विधानमंडल पर भी पूर्ण नियंत्रण शक्ति प्राप्त थी। मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनको बनाए रखना या उनको पदच्युत करना गवर्नर के लिए मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। मंत्रियों के परामर्श की वह अपेक्षा करके भी कार्य कर सकता था। मंत्रियों को शासन संबंधी अधिकारों को स्वतंत्रता नहीं थी।
गवर्नर के उत्तरदायित्व एवं विशिष्ट अधिकार उत्तरदायी शासन के पैरों में बेड़ियों के समान थे। प्रांतों के विधानमंडल का संगठन भी दोषपूर्ण था। इसके सदस्य पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित होते थे। इसलिए विभिन्न संप्रदायों एवं वर्गों के प्रतिनिधि केवल अपने सांप्रदायिक हितों पर ही निर्भर थे या उन पर ही बल देते थे। वे राष्ट्रीय एवं जनहितों की अपेक्षा करते थे। उन्हें सांप्रदायिक पृथकत्व एवं ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि हुई, जिसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दे दिया गया। पंजाब बंगाल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक स्थान दे दिया गया था। इसी प्रकार यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एवं भारतीय ईसाइयों को भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में कई गुना अधिक स्थान दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मताधिकार शिक्षा संपत्ति माना गया था। उनके जनसाधारण के प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं पहुंच सके। प्रांतीय विधान परिषदों में मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम थी। उच्च धनवान वर्गों के ही प्रतिनिधि विधान परिषद में आते थे। इन प्रांतीय विधानसभाओं के अधिकार अत्यंत ही सीमित और प्रतिबंधित थे। उपरोक्त दोषों के कारण प्रांतीय स्वायत्तता अर्थहीन थी। वास्तव में यह प्रांतों की स्वतंत्रता स्वायत्तता न होकर गवर्नर की स्वायत्तता एवं प्रांतीय उत्तरदायी शासन केवल एक दिखावा मात्र था। परंतु सन 1919 के अधिनियम की तुलना में सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय उत्तरदायी स्वशासन निश्चित रूप से आगे और प्रगतिशील था।